मनोरमा की माँ की मृत्यु के बाद मनोरमा और उसके बीमार पति घर में अकेले रह गए। मनोरमा के चाचा चमन अपने परिवार के साथ तुरंत मनोरमा के घर आ धमके। भैया, आप बीमार रहते हैं और लड़की को घर से बाहर काम करने के लिए भेजना ठीक नहीं है, इसलिए मैं अपनी पत्नी और दोनों बेटियों के साथ यहाँ चला आया ताकि आपको पैसों की परेशानी ना हो और हम लोग आपकी देखभाल कर सकें। चमन और उसकी पत्नी ने मनोरमा के पिता को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लिया। उन लोगों की नजर मनोरमा के घर को हड़पने पर थी। धीरे धीरे उनकी पत्नी और दोनों बेटियों ने मनोरमा को घर का नौकर बना दिया। मनोरमा के पिता की दवा का खर्च और उन्हें खाना देने के बदले मनोरमा की चाची उससे रगड़ कर घर का काम कराती। चाची की दोनों बेटियां कॉलेज में पढ़ने जाती थीं। मनोरमा भी अपने चाचा से कहती कि उसका कॉलेज में एडमिशन करा दिया जाए, लेकिन चमन किसी न किसी बहाने टाल देता। पढ़ाई में पैसा लगता है, हम तुम्हारे पापा की दवाई का खर्चा उठाएं या तुम्हें कॉलेज भेजें, तुम खुद ही फैसला करो। धीरे धीरे मनोरमा ने कॉलेज जाने का सपना छोड़ दिया। खाली समय मिलने पर मनोरमा अपनी माँ की कब्र पर फूल चढ़ाने चली जाती और वहाँ बैठकर रोती। माँ, आप मुझे अकेले छोड़कर क्यों चली गई? माँ, मैं आपके बिना बहुत अकेला महसूस करती हूँ। चाची और उनकी लड़कियों का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं है। मनोरमा अपनी माँ की कब्र के पास नाचा भी करती थी, क्योंकि उसकी माँ ने उसे नृत्य सिखाया था। गांव का सबसे अमीर आदमी था सेठ रामजीमल। रामजीमल के बेटे को नृत्य से लगाव था। एक दिन गांव में एक आदमी ढोल बजाकर घोषणा करने आया। सुनो सुनो सुनो, श्री राम जी मल के सुपुत्र अभिषेक विवाह करना चाहते हैं। आज से ठीक 3 महीने बाद उनके घर 3 दिन का नृत्य का कार्यक्रम चलेगा। जो भी लड़की अभिषेक के साथ अच्छा नृत्य करेगी, अभिषेक उसी से विवाह करेंगे। मनोरमा की चाची खबर सुनकर बहुत खुश हुई। सुनिए जी, हमारी दोनों बेटियां बहुत सुंदर हैं। अगर ये डांस सीख लें तो इनमें से किसी एक की जरूर रामजीमल के बेटे से शादी हो जाएगी। फिर रामजीमल की सारी धन दौलत हमारी बेटी की मुट्ठी में होगी। मनोरमा की चाची ने अपनी दोनों बेटियों को एक महंगे डांस स्कूल में डांस सीखने भेज दिया। उधर मनोरमा भी मन ही मन अभिषेक के साथ नाचने का सपना देख रही थी। जब भी वो घर में नाचना शुरू करती, उसकी चाची उसे कोई न कोई काम बता देती। चाची जानती थी कि मनोरमा की माँ ने उसे नाचना सिखाया है, इसलिए डांस प्रोग्राम से एक दिन पहले चाची ने मनोरमा से कहा, मनोरमा, अगर तुम सेठ रामजीमल के घर नाचने गई तो मैं तुम्हारे पिताजी की दवाई बंद कर दूंगी। 3 दिन के डांस प्रोग्राम की पहली शाम चाची अपनी बेटियों को लेकर प्रोग्राम में चली गई। मनोरमा भी चुपके उनके पीछे गई। रामजीमल की कोठी पर बैठे चौकीदार ने मनोरमा को उसके साधारण कपड़े देखकर रोक दिया। गरीबों की एंट्री नहीं है, ऐसे अरे गहरे सब चले आ रहे हैं, जाओ यहाँ से। मनोरमा अपनी माँ की कब्र पर जाकर रोने लगी। माँ की कब्र पर अचानक एक सुंदर लाल रंग की ड्रेस और एक जोड़ी सैंडल आ गए। मनोरमा उन्हें पहनकर तुरंत प्रोग्राम में पहुंची। मनोरमा का चेहरा नहीं दिख रहा था, उसने चेहरा ढक रखा था। अभिषेक ने मनोरमा के साथ डांस किया, लेकिन रात के 9 बजते ही मनोरमा अभिषेक से बोली, मुझे जाना होगा। मैंने अभी तक जितनी भी लड़कियों के साथ डांस किया है, उनमें तुम्हारा डांस सबसे बेहतर लगा। क्या तुम कुछ देर और नहीं रुक सकती? नहीं, मनोरमा को अपनी चाची के घर पहुंचने से पहले ही घर पहुंचना था। वह कोठी की दीवार से कूदकर घर की ओर भाग गई। मनोरमा गेट से नहीं गई, क्योंकि गेट से चाची अपनी बेटियों को लेकर जा रही थी। मनोरमा ने रास्ते में ही अपनी हाई हील की सैंडल उतार दी ताकि वह तेजी से दौड़ सके। अभिषेक मनोरमा के पीछे पीछे गया था। उसे मनोरमा के सैंडल मिल गए। अगली रात अभिषेक सैंडल लिए मनोरमा का इंतजार करता रहा, लेकिन मनोरमा उस रात नहीं पहुंची, क्योंकि उस रात मनोरमा के पापा की तबीयत कुछ ज्यादा खराब थी। अभिषेक गांव की सारी लड़कियों में मनोरमा को ढूंढ रहा था। पिछली रात
मनोरमा ने अपना चेहरा ढक रखा था, इसलिए अभिषेक को मनोरमा का चेहरा नहीं पता था। अभिषेक जिद पकड़कर बैठ गया कि वह उसी लड़की से विवाह करेगा जिसकी ये सैंडल है। मनोरमा जब अगले दिन भी प्रोग्राम में नहीं आई तो अभिषेक सैंडल लेकर हर घर में उस लड़की को ढूंढने लगा जिसके पैर में सैंडल बिल्कुल फिट आ जाए। लड़की को ढूंढते ढूंढते अभिषेक मनोरमा के घर पहुंचा। मनोरमा की चाची ने अपनी दोनों लड़कियों को आगे कर दिया। पहली लड़की बोली, ये सैंडल मेरे हैं। तो ठीक है, इन्हें पहनकर डांस करके दिखाओ। लड़की के पैरों के हिसाब से सैंडल काफी छोटा था। उसने जबरदस्ती सैंडल पहन लिए और नाचने की कोशिश की। पड़ोस में एक गड्ढा था जिसमें कीचड़ और पानी था। पहली लड़की उसी गड्ढे में जा गिरी। ये सैंडल तुम्हारे नहीं हैं। तब चाची की दूसरी लड़की बोली, ये सैंडल मेरे हैं। ठीक है, तो इन्हें पहनकर नाच कर दिखाओ। दूसरी लड़की का पैर और भी बड़ा था। उसने जैसे ही सैंडल पहने, सैंडल की बद्दियां उखड़ गईं। ये सैंडल तुम्हारे भी नहीं हैं। क्या इस घर में कोई और लड़की रहती है? नहीं नहीं, यहाँ और कोई लड़की नहीं रहती। अभिषेक मनोरमा के घर से जाने ही वाला था कि उसने अंदर से मनोरमा के पिता के खांसने की आवाज सुन ली। वह घर के अंदर गया। उसने देखा कि मनोरमा अपने पिता को दवाई पिला रही है। अभिषेक ने मोची को बुलाकर सैंडल बनवाए और मनोरमा से कहा, जरा ये सैंडल पहनकर दिखाओ। मनोरमा के पैर में सैंडल बिल्कुल फिट आ गए और उसने अच्छा डांस करके दिखाया। वो तुम ही हो जिसे मैं ढूंढ रहा था। अभिषेक ने मनोरमा से विवाह किया। वह मनोरमा और उसके बीमार पिता को अपनी कोठी में ले गया। मनोरमा की लालची चाची और उनकी बेटियां मनोरमा का मुंह देखती रह गईं। ठरकपुर नाम के गांव में कैवल्य नाम का छोटा लड़का अपनी विधवा माँ के साथ रहता था। कैवल्य पढ़ाई लिखाई में काफी तेज था। उसकी माँ उसे बड़ा आदमी बनाना चाहती थी, इसलिए हर रोज काम पर जाती थी। माँ, आप कौन सा काम करती हो? बेटा, मैं एक होटल में कैशियर हूँ। खाना बना दिया है, खा लेना और स्कूल में मन लगाकर पढ़ना। माँ ने कैवल्य को किसी चीज की कोई कमी कभी महसूस नहीं होने दी और कैवल्य भी हर साल स्कूल में फर्स्ट आकर माँ का हौसला बढ़ाता रहा। कुछ साल बीत गए और कैवल्य जवान हो गया। अब वह कॉलेज में पढ़ता था। कॉलेज में नेशनल लेवल की टैलेंट हंट एग्जाम होने वाली थी। कैवल्य ने दिन रात पढ़ाई की और एग्जाम में बैठ गया। रिजल्ट आया तो कैवल्य ने टॉप किया था। कॉलेज में कैवल्य की प्रशंसा और अभिनंदन हेतु एक प्रोग्राम रखा गया। गोपी किशन बजाज प्रोग्राम के चीफ गेस्ट थे। गोपी किशन बहुत ही बड़े उद्योगपति थे। प्रोग्राम खत्म होते ही गोपी किशन कैवल्य को बोले, तुम्हें अब पढ़ाई करने परदेश जाना चाहिए। सर, इतनी हैसियत मेरी कहाँ, छोटी मोटी नौकरी भी मिल जाए तो बहुत है। तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारा सारा खर्चा उठाऊंगा। फिर क्या था, कैवल्य परदेश जाने की तैयारी करने लगा। कैवल्य की माँ खुश भी थी और कैवल्य से जुदा होने के गम में रो भी रही थी। कैवल्य की फ्लाइट ने परदेश की ओर उड़ान भरी और माँ दिन भर रोती रही। देखते देखते 5 साल बीत गए और कैवल्य के लौटने का दिन आ गया। कैवल्य की माँ अब बूढ़ी हो गई थी, फिर भी उत्साहित होकर कैवल्य को लेने वह एयरपोर्ट आई। फ्लाइट लैंड हुई और कैवल्य माँ के सामने आया तो माँ उसे देखती रह गई। कैवल्य बदल गया था और बड़ा आदमी बन गया था। माँ गले लगाने आगे बढ़ी तो कैवल्य पीछे हट गया। गले बाद में मिलना, कपड़े खराब हो जाएंगे, चलो घर चलते हैं। यह सुनकर माँ हैरान रह गई। कैवल्य अब बदल चुका था। घर आकर भी उसने माँ के साथ ढंग से बात नहीं की। लैपटॉप पर दोस्तों के साथ वीडियो चैटिंग करता रहा और माँ दुखी होकर काम पर निकल गई। दूसरे दिन कैवल्य उद्योगपति गोपी किशन से मिलने उनकी फैक्ट्री पर गया तो गोपी किशन बोले, वाह बेटा, तुम्हारी तरक्की देखकर सीना चौड़ा हो गया। सारा श्रेय आपको जाता है सर, आपने खर्चा उठाया इसलिए ये सब हो पाया। वो सब छोड़ो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज पार्टी है,
कल शाम को आ जाना। कैवल्य खुश हो गया और अपने घर चला गया। दूसरे दिन कैवल्य तैयार होकर पार्टी जाने के लिए निकला तो माँ पूछने लगी, कहाँ जा रहे हो बेटा? माँ का सवाल सुनकर कैवल्य परेशान होकर सोचने लगा। अगर माँ को बता दिया कि पार्टी में जा रहा हूँ तो ये भी साथ में आने की जिद करेगी। ऐसा सोचकर उसने माँ से कहा, माँ मैं दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। कैवल्य गोपी किशन के बंगले पर पहुंचा। सारा बंगला जगमगा रहा था। काफी वीआईपी गेस्ट आए हुए थे और सब लोग कैवल्य का इंतजार कर रहे थे। कैवल्य के आते ही गोपी किशन अपनी जवान बेटी के साथ उसका स्वागत करने लगे। वेलकम बेटा, इनसे मिलो, ये है हमारी इकलौती राजकुमारी अनन्या। कैवल्य ने अनन्या से शेक हैंड किया। अनन्या काफी खूबसूरत थी। कैवल्य ने गोपी किशन से पूछा, सर आप मुझे कौन सा सरप्राइज देना चाहते थे? गोपी किशन ने अनन्या की तरफ देखकर कहा, अरे भाई सब्र करो, इतनी भी जल्दी क्या है। ठीक है सर, मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। कैवल्य वॉशरूम की तरफ आया और अचानक उसकी नजर माँ पर पड़ी। माँ वहाँ परेशान खड़ी थी। कैवल्य गुस्सा हो गया और माँ के पास आकर बोला, तुम मेरा पीछा कर रही हो? तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं है? कैवल्य माँ को डांटने लगा और माँ रोने लगी। तभी वहाँ गोपी किशन आए और कैवल्य का बर्ताव देखकर चिल्लाए, खबरदार, जो इस देवी को एक भी शब्द और कहा तो। यह सुनकर कैवल्य हैरान हो गया। आप मेरी माँ को जानते हैं? बहुत अच्छी तरह से। तुम्हारी माँ सालों से हमारे घर पर बर्तन मांजने का काम करती है। ये तो होटल में कैशियर है। तुम्हें बुरा न लगे इसलिए ये तुमसे झूठ बोलती थी। यहाँ दिन रात काम करके तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ती रही और तुम इन्हें भला बुरा कह रहे हो। तुम्हें परदेश में मैंने तुम्हारी होशियारी देखकर नहीं, इनकी तरफ देखकर भेजा था। जानते हो, यह बर्तन मांज कर वो सारा पैसा चुकाने की जिद लेकर बैठी है जो पैसा तुम पर मैंने खर्च किया था। अनन्या की परवरिश भी इनके हाथों ही हुई है, इसलिए मैं अनन्या को इनकी झोली में डालने वाला था, तुम्हें अपना दामाद बनाने वाला था और तुम इनका अपमान कर रहे हो। यह सुनकर कैवल्य को अपनी गलती का एहसास हो गया और वह भावुक होकर बोला, माँ तुम महान हो, मैं माफी मांगने के लायक भी नहीं हूँ, मुझे माफ ना करना। कैवल्य माँ के पैरों पर गिरकर रोने लगा तो माँ भी रोने लगी और उन्होंने कैवल्य को उठाकर अपने सीने से लगा लिया।